मॉर्निंग स्टॉक्स जहां पर होती हैं खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अंशुल जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप कि यहाँ पर खरीदे बेचे बने रहें या फिर एवरेजिंग कर लें, जो आप लोग लगातार पूछते रहते हैं। और इस सेगमेंट की शुरुआत हम करें उससे पहले आपको बता दें कि 1700 से ज़्यादा दर्शक लाइव हमें यूट्यूब के माध्यम से इस समय देख रहे हैं और इसके साथ हमारे फेसबुक और हमारे ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो ऐसे ही संख्या बल को आप लोग बढ़ाते रहिए, कार्यक्रम के अंत तक 2000 तक पहुंचाइए और हम लोग आपके प्रश्नों को आगे बढ़ाते रहते हैं। और पहली कंपनी जरा ले करके आते हैं स्क्रीन पर, सीमेंस के नतीजे आए। नतीजे के बाद शेयर में एक अच्छी तेज़ी थी, लेकिन अब थोड़े से मुनाफा वसूली हावी होती हुई। Q4 मुनाफा इनका है ये, हालांकि है ये जुलाई सितंबर मुनाफा ही, लेकिन इनकी ये चौथी तिमाही होती है वो 45% से ज़्यादा बढ़ करके रही है, 830 करोड़ के आसपास। इसके अलावा कंपनी की आय की बात करें तो 11.25% बढ़ी है कंपनी की आय और ये 6461 करोड़ रुपए कंपनी की जो है आय आती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा अगर कंपनी की में जो नए ऑर्डर्स हैं इस क्वार्टर के अंदर, उसमें 37% का इजाफा देखने को मिला है और ये बढ़ करके पहुंच गया है 6164 करोड़ रुपए। कंपनी ने 12 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी घोषित किया है। और जैसा हमने आपको बताया कि जो है शेयर में शुरुआती तेज़ी देखने को मिली और उसके बाद से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग अब हावी होती हुई दिखाई दे रही थी। अब दोबारा हम देख रहे हैं सीमेंस के शेयर में जो है हरा निशान अब देखने को मिल रहा है। चलिए, मुझे लगता है मैंने गलत शेयर जो है वो खोल लिया, लेकिन हाँ सर, सीमेंस पे आपकी राय क्या होगी? देखिए, सीमेंस बीइंग अ लार्ज कैप, लग तो रहा है कि लार्ज कैप्स में अच्छी तेजी डेवलप हो रही है और सीमेंस में भी वीकली चार्ट पे एक फ्लैट बेस का पैटर्न डेवलप हो रहा है, जो स्टार्ट हुआ था मई 2024 में और अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। तो 28 हफ्ते निकल चुके हैं, प्रोबेबली यहाँ से 8-10 हफ्ते और लगेगा इसको पूरी तरीके से कंप्लीट होने में। तब तक मूविंग एवरेज जो है लॉन्ग टर्म वो कैचअप हो जाएगा, तो इसमें फिर बड़ा ब्रेकआउट बनेगा। 9000 9,500 तक के टारगेट दिख रहे हैं। ब्रेकआउट कहीं भी 7,800 850 के ऊपर बनेगा। अगर जिसके पास है होल्ड करना चाहिए, जिनको समय देने में कोई दिक्कत नहीं होती, पेशेंस रख सकते हैं, वो करंट मार्केट प्राइस पे ले लें। जिनको मोमेंटम चाहिए होता है कि फटाफट लेने के बाद चले, तो उनको 7850 के ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। तीनों केस में टारगेट 9500 आते हुए दिख रहा है, 1 सवा साल का समय लगेगा। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई इस समय जो है सीमेंस के ऊपर। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और बहुत ज़्यादा प्रश्न आज आए हुए हैं। प्रेम कुमार जी का प्रश्न है, इसके अलावा योगेंद्र रनवाल जी का प्रश्न है और भी बहुत लोगों के प्रश्न हैं। नाम थोड़ा सा लेने में, ढूंढने में मुश्किल होगी। ओला इलेक्ट्रिक, यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक पे खबर ये है कंपनी ने नए स्कूटर जो है अब वो लॉन्च कर दिए हैं। इसके अलावा का स्कूटर्स की प्राइस की रेंज जो रखी गई है वो करीब करीब 40,000 से 65,000 के बीच में रखी गई है। आपको बता दें कि इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से जो है यह कहा गया है कि जो नाम इन्होंने रखे हैं वो है ओला गिग, ओला S1 जेड के नाम से जो है नई जो इनकी बाइक्स हैं वो लॉन्च हुई हैं। अप्रैल मई में जो है नए स्कूटर्स की डिलीवरी जो है वो शुरू हो जाएगी, तो अभी 4-5 महीने हैं इसमें। और आज हम देख रहे हैं कंपनी के शेयर में काफ़ी शानदार मूव ओला के अंदर देखने को मिल रहा है। बहुत लोग हायर लेवल पे फंसे हुए हैं और आज जो है एक और अपडेट यहाँ पर है, सिटी की तरफ से बाय कॉल इनिशिएट की गई है। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से ओला के शेयर में जो है आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी शानदार मूव जो है देखने को मिल रहा है। तो एक तरफ नई बाइक्स की लॉन्च और दूसरी तरफ सिटी की तरफ से बाय कॉल जो है इनिशिएट करना। सर, ओला पे 2-3 पॉजिटिव खबरें निकल करके आई हैं और जो है उसके चलते 90 रुपये का लक्ष्य इनिशिएट किया गया है सिटी की तरफ से। आप क्या देख रहे हैं और बहुत लोगों को क्या एग्जिट करने का मौका मिलेगा? यहाँ पर काफ़ी लोग फंसे हुए हैं सर ओला पे। देखिए, इन फंड हाउसेस को 140 रुपए पे ओला बहुत अच्छा लग रहा था। 210 का टारगेट करीब किसी एक ब्रोकर ने दिया था। वहां से आप हाल देख लीजिए, 90 रुपए का तो ये टारगेट दे रहे हैं, 90 रुपए आगे खड़ा हुआ है। और ये आपकी खबर पढ़ते हुए मैंने भी गूगल खोल के देखा। ये ओला गिग की अगर आप फोटो भी देख लेंगे, आपको हंसी आ जाएगी कि आप ये स्कूटर लेके कम से कम सड़क पे तो नहीं निकलना चाहेंगे। मतलब मुस्कुरा, आपको लगेगा कि मुस्कुराते हुए देख रहा है, लेकिन वो हंसते हुए आपको देखेगा जैसे आपकी फोटो है। तो ओला में पुल बैक एक्सपेक्टेड था, क्योंकि डीपली ओवरसोल्ड था। पुल बैक हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, कहीं भी 86 87 तक आ सकता है, वहां पे आ चुका है। अब यहाँ से मेरे को एक्सटेंड होते हुए नहीं दिख रहा है। हालांकि वॉल्यूम आज 198 मिलियन का है, 339% वॉल्यूम राइज है।
बट मैं इस वॉल्यूम पे फिलहाल तो भरोसा नहीं कर रहा हूँ। अगर स्ट्रक्चर चेंज होना भी है तो 105 रुपए के ऊपर होगा, तब कहीं जाके इंटरेस्ट आएगा, फिलहाल तो नहीं है। एग्जिट की सलाह है, 90 रुपए के आसपास मिलता है तो एग्जिट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट लेग में 76 तोड़ेगा तो इसमें काफी तेजी से डाउन साइड आएगी। तो मौका मिल रहा है काफ़ी लोगों को, जो लोग ऊपर के लेवल पे हैं, एग्ज़िट करने का। समय रहते एग्ज़िट करने की राय यहाँ पर अंशुल जी की तरफ से है, तो एग्ज़िट हो लीजिए 90 के आसपास जो है वो फिर आपके लिए सही मौका रहेगा, वरना फिर ऐसा ना हो कि नीचे आने के बाद आप लोगों के प्रश्न आए और आप लोग परेशान हो। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, सीजी पावर। पावर से जुड़ी हुई कंपनी। यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय रेलवे की तरफ से यहाँ पर आपको ऑर्डर मिला, इन कंपनी को ऑर्डर मिला है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क, जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल से जो है ये ऑर्डर मिलता हुआ। इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है जीजी ट्रॉनिक्स, उसको जो है ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। 500 से 600 करोड़ रुपए का ऑर्डर है और ये ऑर्डर कंपनी को 1 साल के अंदर पूरा करना होगा। कवच के अंतर्गत जो है ये नया ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है, जिसमें कई सारे सुरक्षा कवच जो है वो ट्रेन के अंदर जो लगाने हैं उसके तहत कंपनी को ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। अभी अगर हम बात करें तो सीजी पावर में 3.25% की तेज़ी है, 760 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कवच के अंतर्गत जो है भारतीय रेलवे से ये ऑर्डर मिला है, आपकी टिप्पणी क्या होगी? एक महीने में 6-7% का मूव यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। देखिए, मूव एक्सटेंड कर सकता है 784 तक। 784 अगर ये स्टॉक निकाल लेता है तो ये अपने फेल्ड ब्रेकआउट को रिक्लेम कर लेगा और स्टॉक में तेजी लौट आएगी। लेकिन अगर ये रिक्लेम नहीं कर पाता है 784 को, तो टाटा मोटर की तरह फील्ड ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर 658 और 549 ये दो टारगेट ओपन हो जाएंगे। तो मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा, हफ्ता 10 दिन स्टॉक को देखिए। अगर एक हफ्ता 10 दिन, प्रोबेबली नेक्स्ट वीकेंड तक, अगर ये 784-800 रुपए के ऊपर सस्टेन करता है तो बिल्कुल इस स्टॉक में बने रहिए। लेकिन अगर नहीं कर पाता है तो फिर आपको एग्जिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट लेग में 658 और 549 ये दो टारगेट आ सकते हैं। हम्म, ठीक सर, यहाँ पर ये राय निकल करके आती हुई अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। अगली कंपनी एस्टर डीएम हेल्थ केयर, फार्मा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी। यहाँ पर इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है प्रेरणा हॉस्पिटल, इसमें ये अतिरिक्त एक्स्ट्रा जो है एक्स्ट्रा कह लीजिए या फिर रिमेनिंग पार्ट जो है, जो बचा हुआ हिस्सा है 13% हिस्सा जो है वो खरीदने की योजना बना रही है। पहले से इनके पास 87% हिस्सेदारी मौजूद है, तो अब जो है 100% हिस्सेदारी इनके पास हो जाएगी। अगले 4 से 5 साल में कंपनी का कहना ये है कि उनका एबिटा मार्जिन्स सुधार करके वो 23 से 25% तक वो पहुंचता हुआ दिखाई दे सकता है। और आज इस नए एक्विजिशन के चलते जो है करने जा रही है कंपनी, उसके चलते शेयर में मोमेंटम देखने को मिल रहा है स्टेडियम में, और ये शेयर के अंदर करीब करीब अब 6.75% इनफैक्ट ऊपर 470 का भाव देखने को मिल रहा है। सर, एस्टर डीएम हेल्थ केयर काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है, 7% ऊपर है शेयर ये, और इसमें भी अगर हम देखें पिछले एक महीने में 6-7% का रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? अब ये शेयर जो है वो आज जो है 558 का इसका 52 वीक हाई है, आज इसने 472 का हाई लगाया है, आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, एसटीडीएम के रिजल्ट बहुत बेहतरीन आए थे जून क्वार्टर में, और सितंबर क्वार्टर में इन्हें शायद बैलेंस शीट क्लीन की थी, तो या जो भी किया था थोड़ा सा पूर रिजल्ट थे। बट ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में काफी अच्छे रिजल्ट थे। सेल्स इंक्रीज हो रही है और प्राइस पे नया ब्रेकआउट आया है ऑल टाइम हाई का। तो इस स्टॉक में एक स्टॉप लॉस ले लीजिए 450 का, 445 या 450 का क्लोजिंग बेसिस पे, और होल्ड कीजिए स्टॉक को। ऊपर में बहुत आराम से जो ये ब्रेकआउट है, अगर ये सस्टेन होता है तो 570 575 आपको 15 से 20 दिन में ये स्टॉक दिखा सकता है। बट 445 का मैंडेटरली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लेना है, ऑल टाइम हाई है। ब्रेकआउट अगर फेल होता है तो फिर ये करेक्टिव ट्रेंड में चला जाएगा या लॉन्ग लिक्विडेशन में चला जाएगा, तो स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिए। लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये 15 दिन में आपको 570 रुपए का लेवल दिखा सकता है। 570 रुपये का लेवल जो है वो दिखा सकता है, तो यहाँ पर अभी ये जो रैली है वो एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे सकती है। चलिए अगली कंपनी या फिर अगली कंपनियाँ लेकर के आते हैं, और वो है रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियाँ। आपको बता दें कि आज डिफेंस स्टॉक्स के अंदर काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है, और कई सारे शेयर ऐसे हैं जो कि काफ़ी शानदार मूव दिखा रहे हैं। ज़रा इसको आपको बता दें कि इसमें जो है जेपी मॉर्गन के डिफेंस शेयरों पर कवरेज के बाद से लगातार जो है हम देख रहे हैं
कि डिफेंस शेयरों में मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। बीईएल और एचएल पर जेपी मॉर्गन की ओवरवेट रेटिंग दी गई है और यहाँ पर बीईएल पर लक्ष्य बढ़ा करके 340 कर दिया गया है। एचएल पर जो है लक्ष्य बढ़ा करके 5,135 रुपये कर दिया गया है। मझगांव पर न्यूट्रल रेटिंग के साथ जो है वो लक्ष्य को कर दिया गया है 4248 रुपये कर दिया गया है। और बीईएल में हम देख रहे हैं काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है। एचएल में आज 1.5%, बीईएल 2%, बीडीएल में 5%, मझगांव डॉक 4% से ज़्यादा ऊपर था जब हमने खबर ली थी, जब ये खबर लिखी थी। सर एक एक करके ज़रा थोड़ा सी इस पर चर्चा थोड़ी सी लंबी 2-3 मिनट लेंगे इस पर आपसे, क्योंकि आज काफ़ी जो है सवाल भी हैं और ये शेयर काफ़ी ट्रेंडिंग में भी हैं और हमारे पास इसके मतलब एक तरीके से कह सकते हैं एकाधिकार है कि इस पर बात करने का। हम लोग बुरे से बुरे वक्त पे भी इस पर बात करते आए हैं, लोग हमसे सवाल पूछते आए हैं। तो एक एक करके शुरू करते हैं सर, एचएल से शुरू करते हैं। एचएल पे आज 2% की तेज़ी, 4452 का लेवल है, 5100 से ऊपर का टारगेट दिया गया है जेपी मॉर्गन की तरफ से। आप कैसे देख रहे हैं एचएल को, क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए एचएल के अंदर अभी? देखिए, एचएएल जब पीक आउट हुआ था 5660 रुपए के आसपास, इसने मल्टीपल पुल बैक्स लिए हैं और हर पुल बैक की जो रेंज रही है वो अगर आप देखें 15 से 18% रही है। यानी जो लो बनाता है वहां से 13 से 18% की रैली लेता है, यानी कम से कम 13, ज्यादा से ज्यादा 18। अब जो फिलहाल नया लो बना है, ये बना है आपका 14 नवंबर को 3920, वहां से फिलहाल 14% रैली ले चुका है। और अगर ये अपर एंड 18% की रैली पकड़े तो 4640 तक जा सकता है। वहां से फिर नया लो बनेगा जो 3660 रुपये रहेगा, और अगर नहीं होल्ड करता है तो 3418 रुपये तक आ सकता है। तो फिलहाल पुल बैक में है। पुल बैक का जो पहला रेंज होता है, लोअर एंड ऑफ द रेंज 13%, उसको क्रॉस कर चुका है। अपर एंड ऑफ द रेंज 17% आती है 4647 पे, वहां पे एग्जिट कर लीजिएगा। नेक्स्ट राउंड में 3660 आते हुए दिख रहा है। बहुत लोगों के सवाल 4493 पे हैं, जैसे कि मोहम्मद अनस साहब का है, तो इनको अगर 4600 के भाव आपको मिलते हैं सर तो एक बार के लिए आप एग्जिट कर लीजिए। तो ये बात रही एचएल को लेकर के, इस रैली में 4600 तक जा सकता है। अगर आपकी खरीद का भाव इस रेंज के इर्द गिर्द है तो आपके लिए एक बड़ी एग्जिट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे सकती है। फ्रेश बाइंग कर सकते हैं क्या सर 4600 के टारगेट के लिए? देखिए, अगर बाउंस बैक आपको प्ले करना है तो बिल्कुल बाई कर सकते हैं, बट अगर मैं फिर वही कहूंगा कि 13 से 18% चलता है, 14 ऑलरेडी चल गया है, तो 4% के लिए प्ले करना बहुत ज्यादा समझदारी नहीं रहेगी। ठीक सर। चलिए बीडीएल और बीईएल पे आपकी राय जानना चाहेंगे। बीईएल पे आप बात कर चुके हैं, लेकिन ये सेगमेंट अलग से हम अपलोड करते हैं, तो बीडीएल पे आपकी राय पहले और उसके बाद बीईएल पे। 6.25% आज बीडीएल के शेयर में जो है तेज़ी देखने को मिल रही है, 1096 का लेवल देखने को मिल रहा है। काफ़ी तेज़ अप मूव है, लेकिन करेक्शन भी काफ़ी तेज़ आया था। आपकी सलाह क्या रहेगी बीडीएल को लेकर के 1097, 1098 के आसपास? देखिए, बीडीएल में भी टॉप आउट होने के बाद से ये पांचवा पुल बैक है। पहले 4 पुल बैक को अगर मैं यहाँ पे लो टू हाई मार्क कर दूं तो पहला पुल बैक 10.96% का था, दूसरा 11.51, तीसरा 11.94, चौथा 11.7, और जो करंट पुल बैक है वो लो से हाई तक फिलहाल हो चुका है 25% का। तो ये बड़े सपोर्ट से बड़ा पुल बैक आ रहा है जो प्रोबेबली एक्सटेंड करके 1240 तक जा सकता है। अब जाएगा कि नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन चूंकि लास्ट स्विंग हाई क्रॉस हुआ है तो एक एक्सटेंडेड पुल बैक 1220 1240 तक आ सकता है। उस जोन में एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव में 771 रुपए तक ये स्टॉक आएगा। सभी ने मेजर सपोर्ट टेस्ट किए हैं, 50% करेक्ट हो चुके हैं। तो डीपर पुल बैक, अभी तक छोटी छोटी पुल बैक आएंगी, तो ये पहली डीपर पुल बैक आएगी, इसके बाद नए लोज बनेंगे। ठीक सर। मझगांव डॉक, जिसमें कि हम पिछले धीमे धीमे करके थोड़ा सा बढ़त देख रहे हैं, पिछले 5 दिन में 9-10% का मूव जो है यहाँ पर आ चुका है। कैसे आप देख रहे हैं मझगांव को लेकर के? और इस पर भी जेपी मॉर्गन की पॉजिटिव रिपोर्ट है, हालांकि बाकियों के मुकाबले ओवरवेट की जगह न्यूट्रल रेटिंग ही दी है। आपकी सलाह क्या रहेगी 4382 पे? देखिए, मैस्टॉक में भी 13-14% का एवरेज पुल बैक आता था, और करंट पुल बैक भी अगर आप पकड़ें तो लगभग उसी जोन में है, 15-15.5% का पुल बैक कर चुका है। बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, जैसे लास्ट मैस्टॉक में हमने डिस्कस किया, सॉरी पिछले काउंटर में जब हमने डिस्कस किया, फिर भी थोड़ी सी ज्यादा मूव थी, मतलब पुल बैक में स्ट्रेंथ थी। यहाँ पे तो वो भी नहीं है। तो जब भी नए लो बनेंगे, ये स्टॉक पहले नया लो बनाएगा 3467 का,
कंपेयर टू अदर डिफेंसिव स्टॉक, तो इससे तो करंट मार्केट प्राइस से ही एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक सर। एक सवाल और वो है जीआरएससी को लेकर के। कोचिन पे आपसे बात हुई थी, जीआरएससी में क्या करना चाहिए? 5.25% ऊपर है। देखिए जीआरएससी भी अपने क्वार्टरली वीवैप तक पुल बैक किया है, यहाँ से फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग आती हुई दिख रही है। 20-22% का पुल बैक हो चुका है। नेक्स्ट लेग में अब यहीं पे लग रहा है कि टॉप आउट हो जाएगा। यहाँ से फॉल आती है तो टारगेट बनेगा 1147 रुपए का। वहां जाके फिर स्टॉक बेस बनाना स्टार्ट करेगा। तो फिलहाल पुल बैक ऑलमोस्ट खत्म लग रही है, 1147 का टारगेट दिख रहा है। 1147 तक। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, वो है हुंडई। हुंडई पे भी आज हम देख रहे हैं कि सकारात्मक रुख अपनाया हुआ है और यहाँ पर कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस, इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आई हुई हैं, वो पॉजिटिव आई हुई हैं, बुलिश हैं वो यहाँ पर। मॉर्गन स्टैनले ने पर वो ओवरवेट रेटिंग दी हुई है और ओवरवेट रेटिंग के साथ यहाँ पर टारगेट में इसके इजाफा किया गया है और ये टारगेट बढ़ा करके आपको बता दें कि 2418 रुपये कर दिया गया है। और इसके अलावा जेपी मॉर्गन ने जो है ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है। इन्होंने 2200 रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया है। क्यों किया है? उसके लिए कंपनी का कहना ये है कि एक तो एसयूवी और ईवी सेगमेंट इनका बेहतर कम कर सकता है, इसके चलते इन्होंने टारगेट के अंदर ये बढ़ोतरी की है। आज 1% से ज़्यादा की मजबूती हुंडई के शेयर में देखने को मिल रही है। बहुत लोग ऐसे हैं सर जिन्होंने अभी तक आईपीओ में जो एंट्री किए थे वो अभी तक बने हुए हैं, क्या सलाह रहेगी उनके लिए? 1.25% ऊपर 1905 का लेवल आज अब जो है, जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आई हैं उसके बाद क्या थोड़ा अप मूव देखने को मिलेगा 1-2 दिन? देखिए 1940 तक ये स्टॉक पुल बैक कर सकता है। 1940 1980 ये मेजर रेजिस्टेंस जोन है। इस जोन में आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव में ये आईपीओ का लो 1680 आराम से टेस्ट करते हुए दिख रहा है। ये जितनी भी रिपोर्ट आ रही हैं मैं इनको बहुत हद तक मतलब स्पॉन्सर्ड रिपोर्ट मान के चल रहा हूँ। मेरे को नहीं लग रहा है इंडिपेंडेंट रिपोर्ट है, क्योंकि अगर सेम वैल्यूएशन से मतलब उसी सेल्स और सारी चीजों पे अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करें तो टाटा मोटर एनी डे सस्ता लग रहा है, मारुति एनी डे सस्ता लग रहा है, और इन्हीं कंपनी मतलब इन्हीं ब्रोकरेज हाउसेस को वो महंगे लग रहे हैं, ये सस्ते लग रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आई वुड बाई हुंडई। अगर मुझे यहाँ पे ऑटो स्टॉक्स खरीदना ही है तो एनी डे में टाटा मोटर्स और आपका मारुति ज्यादा सस्ता लग रहा है। आई वुड बाई दैट। जी चलिए, और इस बीच जो है अगले दर्शक के पास अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं और माफ कीजिएगा, प्रश्न कह रहे हैं, अगली कंपनी लेकर के आते हैं सेग्लिटी इंडिया, जिस पर कि बहुत सारे लोगों के सवाल आए थे यहाँ पर और उन्होंने कहा है दो Q2 मुनाफा जो है कंपनी की तरफ से जो है वो बढ़ा है और 236% कंपनी का मुनाफा बढ़ गया है। नतीजे अच्छे काफ़ी रहे हैं और ये 117.34 करोड़ रुपए मुनाफा बढ़ के रहा है। आय में 21% का इजाफा, 1325 करोड़ रुपए आय कंपनी की रही है। वहीं अगर आपको बता दें कि एबिट्टा की बात करें तो एबिट्टा में भी हमने देखा है कि 20% से ज़्यादा की बढ़त जो है देखने को मिली है। 316.5 करोड़ रुपए कंपनी का एबिट्टा रहा है। तो नतीजे अच्छे रहे हैं और साथ ही साथ इस तिमाही में कंपनी के अब ऑपरेशंस बढ़ गए हैं। 5 देशों के अंदर अब 32 डिलीवरी सेंटर हो चुके हैं कंपनी के और इसके चलते कंपनी के शेयर में 5% से ज़्यादा की बढ़त आज सुबह से देखने को मिल रही है। और आईपीओ सेगमेंट पे इस पर काफ़ी सवाल हमारे पास लगातार आ रहे थे। सर 9% ऊपर अब ये शेयर इंट्राडे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ 34.39 रुपये का भाव। कैसे देख रहे हैं सर? चार्ट ज़्यादा अवेलेबल नहीं होंगे आपके पास, लेकिन फिर भी आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। देखिए वैसे तो इसमें आईपीओ बेस ब्रेकआउट आया है 33 रुपए के ऊपर, लेकिन बेस बहुत छोटा है। 3 3 6 9 दिन का बेस है। जनरली 8 से 10 हफ्ते लगते हैं बेस बनाने में, बट नॉनदलेस मे बी इस अच्छी खबर की वजह से चल गया स्टॉक। तो जब तक ये 32 रुपए के नीचे नहीं क्लोज करता है स्टॉक में ये तेजी बनी रहेगी। ऊपर में प्रोबेबली 39 तक ये स्टॉक जा सकता है। 39 के पास एक बार दोबारा सवाल पूछना चाहिए। अगर एक्सटेंडेड लगा तो प्रॉफिट बुकिंग की सलाह देंगे, नहीं तो फिर टारगेट रिवाइज करेंगे। बट 32 के ऊपर जब तक क्लोजिंग है तब तक मैं स्टॉक में तेजी मान के चल रहा हूँ। ये बात फिलहाल जो है सेक्रेटरी इंडिया पर निकल करके आती हुई। चलिए एक और चूँकि हम बजिंग पे बात कर रहे हैं, एक स्विगी पे थोड़ा सी राय आप दे दीजिए सर। स्विगी को लेकर के आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम, 5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है यहाँ पर भी और 486 का भाव यहाँ पर अब आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्विगी में जिनकी पोजीशन बनी हुई है क्या करें सर? कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए उन्हें? देखिए स्विगी में 489 का आईपीओ हाई था। आज उसके ऊपर गए हैं, अभी फिलहाल उसके नीचे चल रहे हैं। प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो अगर क्लोजिंग इसके ऊपर आती है 490 के ऊपर
तो एक बार जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। अगर 490 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये भी बेस ब्रेकआउट आएगा, बट इसमें भी बहुत छोटा बेस है। प्रोबेबली मार्केट तेज हुआ है इसलिए ये भी तेज हो गए हैं, मार्केट करेक्शन में ये भी नीचे आ जाएंगे। तो स्टॉप लॉस टाइट कर लीजिए 470 का, और 490 के क्लोजिंग पे होल्ड कीजिए, हो सकता है 540 रुपए मिल जाए। जी, चलिए इस सेगमेंट को समाप्त करें उससे पहले सोनिया जी ने हमको 100 रुपये भेजे हैं, उनका प्रश्न ले लेते हैं। और दो तीन चार प्रश्न उन्होंने भेजे हैं, लेकिन दो पे उत्तर खाली आपका जानना चाहेंगे सर, फिर इस सेगमेंट को समाप्त करके आईपीओ की तरफ रुख करते हैं। एक तो है जुपिटर वैगन इन्होंने ले रखे हैं जो कि 587 पे ले रखे हैं, और दूसरा जीएमआर इंफ्रा जो कि इन्होंने 96 पर ले रखे हैं। और दोनों पे ही सोनिया जी का मानना है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकती हैं। जुपिटर वैगन पे जो है बहुत लोगों के सवाल हैं, और जीएमआर भी काफ़ी लोगों के लिए एनएचपीसी की तरह फंस गया है और लोग निकल नहीं पा रहे हैं, एक रेंज में फंसा हुआ है जीएमआर भी। आपकी इन दोनों पर ही राय जानना चाहेंगे। ठीक है, जीएमआर में तो थोड़ी सी दिक्कत है। जीएमआर इंफ्रा में जो ब्रेकआउट फेल हुआ था 96 पे, वहां से कंटिन्यूअसली लॉन्ग लिक्विडेशन आ रहा है, जिसका टारगेट 70 रुपए 60 पैसे है, जो अभी अचीव नहीं हुआ है। पुल बैक में क्वार्टरली वीवैप पे आया है, तो यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए। स्टॉक में डाउन साइड दिख रही है, तो जीएमआर एयरपोर्ट अच्छे लेवल पे है, यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए। एक बार दूसरे काउंटर का नाम रिपीट करेंगे बिल्कुल ही? जी सर बिल्कुल, एक तो है जिनका जीएमआर इंफ्रा जिस पे आपने बता दिया, दूसरा है जेडब्ल्यूएल जुपिटर वैगन। और वैगन को लेकर के अब जानना ये चाह रहे हैं कि क्या करें। 587 587 पे लिया हुआ है इन्होंने। देखिए, जेडब्ल्यूएल में भी लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट 445 था, जहां से बाउंस बैक कर रहा है। एक्सटेंड कर सकता है 490 से 500 तक, बट 500 रुपए के ऊपर निकलेगा इसकी उम्मीद बहुत कम है। वहां पे एग्जिट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट लेग में जब ये 445 तोड़ेगा तो सीधा सीधा 299 रुपए 75 पैसे पे मेजर सपोर्ट है, वहां तक आते हुए दिख रहा है। मिड वे एक बार आपको सपोर्ट मिल सकता है समवेयर अराउंड 354 पे, लेकिन लग नहीं रहा कि मिलेगा। सीधा सीधा 299 75 पे मेजर सपोर्ट है, तो 445 टूटने के बाद 299 75 आते हुए दिख रहा है। 500 रुपए के आसपास एग्जिट करना चाहिए। 500 रुपये के आसपास एग्जिट करना चाहिए, ये राय निकल करके आती है। सेल एक बार अगर आप चार्ट और एक देख लीजिए सर। ये प्रेम कुमार जी हैं, कह रहे हैं कि मैं अंशुल जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, प्लीज़ इनसे राय दिला दीजिए। तो मुझे लगा कि अगर ये छूट जाएंगे तो इनके फिर बाद में नाराज़गी आएगी, आप तक भी बात पहुँचेगी। तो सवाल इनका ले लेते हैं। 100 शेयर इनके पास हैं 143 रुपये के भाव पर। देखिए, मिडिल पैक मेरे को बहुत तेज लग रहा है, लेकिन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि सेल बीइंग ए पीएसयू मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं सेल से एग्जिट की सलाह दूंगा। आप देखिए मार्केट में कितना अच्छा पुल बैक आया है सेल में। छोटी छोटी सी 4 बार का पुल बैक है। मंथली वीवैप ये टेस्ट नहीं कर पा रहा है ढंग से। क्वार्टरली वीवैप तो 124 के आसपास है, तो इसको एग्जिट करके आप वेदांता हिंडाल्को, या सबसे बेस्ट इस समय लग रहा है सबसे सस्ता काउंटर टाटा स्टील, उसको लेके छोड़ दीजिए। 2-3 साल के लिए अगर टाटा स्टील छोड़ देंगे तो आपका पैसा बहुत आराम से कम 2 गुना तो हो ही जाएगा। मेरे को टाटा स्टील में 130 का रीटेस्ट होते ही से इसमें गजब बाइंग आने वाली है। 250 रुपए तक के टारगेट मिलेंगे। तो टाटा स्टील एक काउंटर है जो किसी की नजर अगर 1.5-2 साल की है, व्यू है अगर उनका, तो टाटा स्टील बेस्ट लग रहा है। सेल से एनी डे आप एग्जिट कर लीजिए और इन 3 स्टॉक्स में से कोई भी एक पकड़ के उसमें कन्वर्ट कर लीजिए। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई, और इसी के साथ हमारे इस खास सेगमेंट को यहीं पर करते हैं समाप्त।